हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यू थिंकर इरविन गॉफमैन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जीएच मीट पढ़ाया। मीट के बाद में आपको कार्ल मैनहीम पढ़ाया। कार्ल मैनहीम की वीडियो डाली और इसी तरह से अल्फ्रेड सूज और हेराल्ड गारफिंकल की भी वीडियो मैंने डाल दी है, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं एक न्यू थिंकर इरविन गॉफमैन, जो अंतःक्रियावादी थे, हर्बर्ट ब्लूमर के शिष्य थे और ब्लूमर जो थे वो मीड के शिष्य थे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों को इरविन गॉफमैन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है कि इरविन गॉफमैन है कौन, इरविन गॉफमैन किस देश से हैं, किस किस स्थान से है, इस बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। देखिए, इरविन गॉफमैन का जन्म कनाडा में हुआ था। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया है। अनेक विद्वानों से वो जुड़े रहे, जैसे ब्लूमर, एडवर्ड सॉल्स, वेनफील्ड आदि। इनके विचारों से उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुए। इसी बीच उन्होंने स्कॉटलैंड रतीलैंड द्वीप में से एक द्वीप के लोगों का अध्ययन भी किया है। अध्ययन में ही उन्होंने नाटककारिता, स्वयं के प्रतिनिधित्व आदि के बारे में विचार भी किया है। इरविन गॉफमैन के जो विचार हैं वो इस तरह से हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को गॉफमैन ने विस्तार दिया है। उन्होंने नाट्यकला के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने नाट्यकला के अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में अपने नाट्यकला के विचार व्यक्त किए हैं। गॉफमैन कहते हैं कि सामाजिक जगत सब सुव्यवस्थित या स्वव्यवस्थित नहीं है। व्यवहारों के अर्थ भी उनमें निहित नहीं है। सामाजिक जगत और किसी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उसे महत्व देते हैं। गॉफमैन के अनुसार किसी विशिष्ट दृश्य का अर्थ लोग ही तय करते हैं। यानी कि गॉफमैन का कहना है कि जो कोई विशिष्ट दृश्य होता है या घटना होती है, उसका अर्थ कौन तय करता है? लोग द्वारा तय किया जाता है। जैसे हाव भाव, प्रतीकों का अर्थ वे भी तय करते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवहार थिएटर में होने वाले नाटक के ही समान है। गॉफमैन ने इस सिद्धांत को समझाने हेतु नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे स्क्रिप्ट, श्रोता, भूमिका निर्वाह, स्टेज पार्ट, मास्क आदि। अभिनय कला और नाट्यकारिता में एक अभिनेता का जो रोल होता है, उसमें दिन प्रतिदिन हम उस रोल को फॉलो करते हैं। फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और ऑफ स्टेज। इस तरह से आपने देखा कि जैसे कि अभिनय कला या नाट्यकारिता में एक अभिनेता या अभिनेत्री दूसरे चरित्र की भूमिका निभाते हैं। इसमें मैं, मेरा और मेरा आई एंड मी बन जाता है। वह सारी प्रक्रिया जिसमें मैं मेरा बनता है को गॉफमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं। अभिनय कला में गॉफमैन ने फ्रंट और बैक शब्द का भी प्रयोग किया। फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। फ्रंट मंच पर अभिनय है, बैक स्टेज संबंधित तैयारियां हैं। जो बैक स्टेज में हम तैयारी करते हैं उसे बैक स्टेज कहते हैं। इसी प्रकार से इरविन गॉफमैन ने नाटक की भाषा का प्रयोग करके दैनिक जीवन में स्व की प्रस्तुति और विशद व्याख्या की। वह यह बताने में सफल रहे कि कर्ता और अभिनेता स्व की अवधारणा को किस प्रकार व्यक्त करता है। आगे देखें, गॉफमैन का नाटककारिता का सिद्धांत। गॉफमैन की नाटककारिता सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इस सिद्धांत में समाज की तुलना एक रंगमंच से की गई है। जैसे नाटक में एक मंच होता है, वैसे ही समाज में जो भी कुछ दिखाई देता है वह समरूपी मंच का अग्रभाग है। समाज के नियम आदि इसके आधार पर समाज चलता है। वह रंगमंच के पीछे का भाग है।
सामाजिक जीवन के रंगमंच के कर्तागण अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं। दर्शक गणों के सामने दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं तथा दूसरे कर्ता गणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं। दर्शक गणों के सामने हम अपनी अपनी क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं और दूसरे कर्ता गणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि गॉफमैन ने अंतःक्रिया की रचना का भी विश्लेषण किया है, अतः व्यक्ति किस किस प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा, गॉफमैन ने रंगमंच की भाषा का प्रयोग किया है जिसके आधार पर दैनिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाओं को सूक्ष्मता से समझा जा सकता है। गॉफमैन की है। अगला पॉइंट क्या है, गॉफमैन ने समाजशास्त्र में प्रचलित परंपरागत विधियों का प्रयोग किया है, समाज के अध्ययन के लिए नाटककारिता के नवीन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गॉफमैन की रुचि आकस्मिक मिलन, सम्मोहन की विद्या, भूमिका व्यवहार, विचलन, व्यक्तिगत पहचान, मानसिक संस्थाओं और लैंगिक विषमता में विज्ञापनों की भूमिका आदि में भी रही है। गॉफमैन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत मीड के इस विचार का प्रतिपादन किया था कि अब तक सामाजिकृत इकाई है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। व्यक्ति समाज के माध्यम से मूल्यों और विचारों को आत्मसात करता है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखें कि जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में जो भी नियम और मूल्य होते हैं उन नियम और मूल्य और विचारों को अपने अंदर आत्मसात करता है। वो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे वो भारतीय समाज का हो या आप देखें पश्चिमी समाज का हो, वहाँ के जो मूल्य रीति रिवाज होते हैं उन सबको अपने अंदर आत्मसात करता है, उनको सीखने की कोशिश करता है, उनके अनुसार अपने व्यवहार को वो करता है। इन मूल्यों को वह अपने स्वप्रत्यक्षण का इस प्रकार अंग बना देता है कि उपयुक्त अवसरों पर वे सहज भाव से उभरते हैं और उपयुक्त भावनाओं के निर्माण के आधार पर प्रयुक्त क्रिया कराने में सहायता करते हैं। गॉफमैन की जो उनकी बुक है पहली, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो 1959 में लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि दिन प्रतिदिन के कार्य को विवेचित किया गया है। उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्य को जैसे कि मौलिक योगदान के माध्यम से उसको अधिक विस्तारमय ढंग से प्रस्तुत किया है। गॉफमैन ने व्यक्तिगत संसार की प्रक्रिया का व्यवस्थित अवधारणात्मक योजना के अंतर्गत विश्लेषण भी किया है। अब आप देखें कि अगर गॉफमैन ने जैसे कहा है कि जीवन में, जैसे हम जीवन में प्रतिदिन ही जीवन में देखें, जैसे कि कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम एक विशेष तैयारी करते हैं, उसके आगे हम कैसे प्रेजेंट अपने आप को करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में बैक स्टेज में हम उसकी तैयारी करते हैं। ऑफ स्टेज में हम इसी तरह से पड़े रहते हैं, जैसे कि घर में आप आम तौर पर रहते हैं इधर उधर पड़े हुए, बिस्तर इधर उधर बिखरे हुए, वो होता है ऑफ स्टेज। और फ्रंट स्टेज क्या होता है, जब कोई मेहमान आने वाला होता है या हम किसी से मीटिंग करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो उसके सामने जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है वो फ्रंट स्टेज का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद में उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज में जाने से पहले हम बैक स्टेज में हम उसकी तैयारियां करते हैं कि हम उससे क्या कहेंगे, कैसे उससे बिहेव करेंगे, ऐसे क्या कर, मतलब जैसे कि इस एग्जाम्पल जो बैक स्टेज है इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि मैक्स वेबर ने जो आदर्श प्रारूप का अवधारणा दी है तो आदर्श प्रारूप में ही होता है। आदर्श प्रारूप में आप कोई भी क्रिया करने से पहले हम उसका एक प्रारूप ढांचा मेरे दिमाग में होता है। अब इसी ढांचे से आप मान लीजिए कि अब मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ, जैसे कि लेवी स्ट्रास ने कहा है कि जो संरचनाएं होती है वो हमारे मस्तिष्क में एक संरचना के रूप में स्थित होती है। जो जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा है कि संरचना संबंधों में होती है, लेकिन लेवी स्ट्रास ने कहा है कि संरचना हमारे मस्तिष्क में होती है। और इसी को इरविन गॉफमैन क्या कहते हैं, बैक स्टेज। बैक स्टेज में हम क्या करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं फ्रंट स्टेज पर, तो उस समय हम क्या करते हैं कि फ्रंट स्टेज पर
प्रेजेंटेशन करने से पहले हम बैक स्टेज में फ्रंट स्टेज की तैयारियां करते हैं। जो तैयारियां करते हैं, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे वो मस्तिष्क में चल रही हो संरचनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी क्रिया के माध्यम से हो, चाहे ड्रेसअप कर रहे हों हम कि अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रहे हों, मतलब शर्ट पैंट पहनकर, टाई बेल्ट लगाकर, जूते को अच्छे से मतलब पहन कर पॉलिश करके पहनते हैं, मतलब अच्छे अपना लुक अच्छा देना चाहते हैं। तो ये जो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं फ्रंट स्टेज पे, उसकी तैयारी हम बैक स्टेज में करते हैं। तो बैक स्टेज में अनेक तरह की तैयारियां होती है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो मस्तिष्क की क्रियाएं या विचारों से संबंधित हो, चाहे हमारे निजी जीवन की क्रियाओं से संबंधित हो। तो इसी को गॉफमैन ने फ्रंट स्टेज बैक स्टेज कहा है। अब आप देखें, गॉफमैन ने व्यक्तिगत संसार की क्रियाओं का व्यवस्थित और अवधारणात्मक योजना के अंतर्गत विश्लेषण भी किया है। अगर हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें से अनेक ऐसी हैं जिनका कि इस प्रकार से अवलोकन नहीं हो सकता है, जिस प्रकार आंखों और बालों के रंगों का अवलोकन हो सकता है। हमें देखकर हमारे विचारों और व्यक्ति की विशेषताओं को स्वतः उद्घाटन और उद्घोषण संभव नहीं है। हमें देखकर यह कोई नहीं बता सकता है कि हम वामपंथी हैं या बुरे डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं। ये बात सही है, क्योंकि हम फ्रंट स्टेज में जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, उस व्यवहार को शो नहीं, उस व्यवहार का हमारा बैक स्टेज, जो बैक स्टेज होता है, वो बैक स्टेज में हम कैसे हैं, इस बात को फ्रंट स्टेज ये शो नहीं कर पाता है। फ्रंट स्टेज में हम वैसा नहीं दिखते हैं जैसा कि बैक स्टेज में होते हैं, ऐसा गॉफमैन ने कहा है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि अगला कोई कितना बुरा है, कितना खराब डॉक्टर है, कितना अच्छा है, ये सब हम फ्रंट स्टेज से उसकी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा कहा है गॉफमैन ने। फिर भी हमें लोगों के बारे में, उनको समझने में, संदर्भ में निर्णय लेने पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं पारस्परिक क्रिया संबंधी गॉफमैन की अवधारणा। गॉफमैन ने पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न किया है। गॉफमैन उसी प्रक्रिया को समझने पर बल देते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को परिभाषित करे, एक दूसरे को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार रंगमंच पर पुलिस वाले की पहचान उसकी पोशाक और उसके बोलने के ढंग से होती है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो अपने पोशाक पुलिस वाला तो पहना है, लेकिन उसका व्यवहार करने का ढंग एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जैसे कि एक मान लीजिए सिंपल व्यक्ति की तरह है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा व्यक्ति पर या जनता पर, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वो पुलिस वाली ड्रेस में रहकर उसी तरह से अकड़ दिखाता है या उसी तरह की लैंग्वेज प्रयोग करता है जैसा कि पुलिस वाले करते हैं, तब उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो इस तरह से क्या उन्होंने कहा है कि रंगमंच पर पुलिस वाले की पहचान उसकी वर्दी और उसके बोलने चलने की ढंग से भी होती है। अब आगे देखें, गॉफमैन कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें हम अपनी पोशाक, बोलने चालने के तरीके, भौतिक उपादान, लिंग, प्रजाति इत्यादि के माध्यम से परिभाषित करते हैं। ये सारी स्थितियां संचार की स्थितियां हैं जिनमें हमारी परिस्थिति, भूमिका, हमारा चरित्र, हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जैसे हम संचार करते हैं, इरविन गॉफमैन का क्या कहना है, जिन लोगों के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं उन्हें हम अपनी पोशाक, बोलने चालने के तरीके, भौतिक उपादान, लिंग, प्रजाति इत्यादि के माध्यम से परिभाषित करते हैं। ये सारी स्थितियाँ संचार की स्थितियाँ हैं। जिस तरह से देखिए, संचार की स्थितियाँ क्या, यदि हम एक महिला हैं या यदि हम एक पुरुष हैं, तो पुरुष जिस लिंग में हम होते हैं और जिस स्थिति में हम होते हैं, हमारे पोशाक और बोलने चालने के ढंग से लोगों को ये पता चल जाता है ये कौन से लिंग हैं, इनकी प्रजाति क्या है। और संचार के नियम के माध्यम से जिनमें हमारी परिस्थिति, भूमिका, हमारा चरित्र और हमारी प्रवृत्तियां अभिव्यक्त होती हैं, यानी कि हम लोगों के बोलने चालने के ढंग से, अंतःक्रिया करने के ढंग से हमारी सारी पहचान हो जाती है कि हमारी परिस्थिति, भूमिका और चरित्र कैसा है, हमारी प्रवृत्तियां कैसी हैं, हमारे अभिव्यक्त करने की क्षमता कितनी है, हम किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग आमने सामने के संबंधों से नियमित होता है, जिसमें सूचना नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है। हम अपनी संचारीय क्षमताओं को नियंत्रित करने में व्यक्त करते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति हमारी पोशाक, हमारी आदतों और हमारे दिखावे से प्रस्तुत होते हैं। इनके माध्यम से हम स्व का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं।
यानी स्व मतलब हम क्या हैं, व्हाट इज मी, हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, इसका प्रस्तुतिकरण हम क्या करते हैं। इरविन गॉफमैन के अनुसार जो हम संचार करते हैं, उन संचार के माध्यम से हमारे पोशाक, हमारे विचार, हमारे व्यूज़ अगले तक पहुँचते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी अंतःक्रिया जब हम करते हैं तो सब कुछ पता चल जाता है कि हमारा स्व क्या है। यानी हमारा जो स्व होता है वही संचार के माध्यम से हम दूसरों को देते हैं, माध्यम से हम स्व का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल के बरामदे में सफ़ेद कोट पहनकर गले में स्टेथोस्कोप लगाकर एक विशिष्ट आत्मविश्वास से चलने की प्रक्रिया व्यक्ति के डॉक्टर होने का घोतक है। ये बात सही है कि अगर आप देखें हॉस्पिटल में कोई वाइट कोट पहनकर और स्टेथोस्कोप लगाकर यदि कोई उस बरामदे में चल रहा है, बहुत स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से वो चल रहा है, आत्म स्वाभिमान से, विश्वास से चल रहा है वो, और चलने की उसकी प्रक्रिया से ही पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है। न्यायाधीश का कक्ष उसके आगमन की सूचना, उसकी पोशाक, हाव भाव, उसके पद से अपेक्षित गरिमा का घोतक होता है। बात सही है। जो न्यायाधीश होता है उसके पोशाक से, उसके हाव भाव से, बोलचाल करने के ढंग से और उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है कि ये न्यायाधीश है, यानी जज है। आइए हम देखते हैं इरविन गॉफमैन के आगे उन्होंने क्या कहा है कि आज के जटिल समाज में व्यक्तियों के माध्यम से पत्रक, मुद्रा शीट्स, उनके शैक्षिक योग्यताएं, पद, दूरभाष नंबर, ईमेल, फैक्स नंबर, पता आदि इत्यादि अंकित रहते हैं। पहचान का सशक्त माध्यम बन गया है। यानी जो आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो हमारी शैक्षिक योग्यताएं हैं, पद है और जो हमारे फ़ोन नंबर हैं, ईमेल हैं, फैक्स नंबर हैं, इन सब ये सब हमारे पहचान का एक सशक्त माध्यम बन गया है। यानी संचार के माध्यम से हमारी पहचान हो रही है। हमारी पहचान इन सब के शैक्षिक योग्यता, दूरभाष नंबर इत्यादि के माध्यम से होती है। और देखें गॉफमैन ने सामाजिक व्यवहार के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि सोशल रिलेशंस, सामाजिक व्यवहार, गॉफमैन ने सामाजिक मामलों में व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं जिसके माध्यम से संचार नियंत्रण होता है। व्यक्ति प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से अपनी क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को इस तरह संचालित करता है कि वह अपनी पहचान को प्रस्तुत कर सके। अक्सर अनुष्ठानों के माध्यम से बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बात भी हमारे स्व प्रस्तुतिकरण का संचारीय माध्यम हो सकती है। बहुत छोटी सी बात, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से मीटिंग किए, मीटिंग करने के दौरान कम से कम आप उससे 1 घंटा या आधे घंटा तक मीटिंग किए, संचार किए, बातचीत किए, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया आपके सामने। तो बस उस प्रेजेंटेशन में कोई एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात होती है जो आपके दिल को छू जाती है, जो संचार का माध्यम भी हो सकती है, प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी हो सकती है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, ये सामाजिक व्यवहार हमारे महत्वपूर्ण बातें बताती हैं कि हम किस तरह से महत्वपूर्ण हैं और स्व प्रस्तुतिकरण का एक संचारीय माध्यम है। उन्होंने संचार को बहुत महत्वपूर्ण माना है इरविन गॉफमैन ने, और इस तरह से स्व की प्रस्तुतिकरण में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आगे देखिए गॉफमैन का सामाजिक व्यवहार क्या है। गॉफमैन ने सामाजिक मामलों में व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं। जो हम व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भी हम जब व्यवहार करते हैं, एक जटिल अनुष्ठान है जिसके माध्यम से संचार नियंत्रित होता है। व्यक्ति प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है और अपनी क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को इस तरह संचालित करता है कि वह अपनी पहचान को प्रस्तुत कर सके। अक्सर अनुष्ठानों के माध्यम से हम बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बात ही हमारे स्वप्रस्तुतिकरण का संचारीय माध्यम हो सकती है। गॉफमैन इस संबंध में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सक के व्यवहार की व्याख्या भी करते हैं। वह शल्य चिकित्सक के संबंध में प्रायः वही अपेक्षा करते हैं जो कि हमने चित्रपटों पर देखी हैं, जिसके कारण अत्यधिक तनावपूर्ण, गंभीर और चिंता का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। गॉफमैन ने यह देखा है कि शल्य चिकित्सा के कक्ष में चिकित्सक अक्सर छोटे मोटे परिहास और इधर उधर की बातें भी करते रहते हैं। इसका उनके काम पर कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम कोई भी चिकित्सक हो या कोई भी
कोई भी चिकित्सक हो या कोई भी चिकित्सक के ही नहीं, आप लॉयर का भी ले लीजिए, कोई भी अगर वो कार्य कर रहा है या ऑपरेशन थिएटर में है, तो वहाँ पर माहौल इतना, मतलब ऑपरेशन थिएटर में इतना संगीन माहौल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपस में जो डॉक्टर्स होते हैं एक दूसरे का हालचाल भी उसी समय पूछते हैं, एक दूसरे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। तो इस तरह से जो हास परिहास का जो दौर चलता है, तो इससे क्या होता है कि काम से कोई संबंध, और इस हास प्रयास का संबंध हमारे काम से कुछ नहीं होता है, ये हमारा स्व मतलब क्या कहेंगे कि स्व का प्रस्तुतिकरण है। यानी हम संचार करते हैं अपने स्व को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप देखें कि जब डॉक्टर्स आपस में ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं अरे भाई कल तुम्हारे मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है। बस इस तरह की छोटी मोटी बातें जो होती रहती हैं एक दूसरे से, ये क्या है, हम ये है ये सब बातें का संबंध ऑपरेशन से नहीं होता है, या ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध कोई भी सामग्री से कुछ से नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो हमारे संबंध को कायम रखती हैं। और इरविन गॉफमैन ने व्यवहार को इस तरह से बताया है। व्यवहार आप गॉफमैन के अनुसार इस तरह का व्यवहार चिकित्सकीय या दर्शाने के लिए करता है। संपूर्ण स्थिति उसके नियंत्रण में है और वह अपने कार्य को विश्वास और सहजता से के साथ करने की क्षमता भी रखता है। जब इस तरह से आपस में व्यवहार होता है तो हम एक दूसरे से खुल जाते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए लाभदायक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये, या फिर हम इससे व्यवहार कर सकते हैं या इससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सहजता के साथ हम एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं और करने की क्षमता भी रखते हैं। इस घटना को गॉफमैन ने भूमिका दूरी की संज्ञा भी दी है। यानी इस तरह का व्यवहार चिकित्सक यह दर्शाने के लिए करता है कि संपूर्ण स्थिति उसके नियंत्रण में है और वह अपने कार्य को विश्वास और सहजता के साथ करने की क्षमता रखता है। इस घटना को गॉफमैन ने भूमिका दूरी भी कहा है। अब आगे आप देखिए कि भूमिका दूरी उन्होंने किस कहा है। इस व्यवहार को फिर से देखते हैं इसको, अगर आपको समझ में ना आया तो मैं फिर से पढ़ा दे रही हूँ, रिवाइज कर दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए कि गॉफमैन सामाजिक मामलों के व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं। जो सामाजिक व्यवहार है इसको जटिल अनुष्ठान मानते हैं जिसके माध्यम से संचार नियंत्रण होता है। व्यक्ति प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है और अपनी क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को इस तरह संचालित करता है कि वो अपने पहचान को प्रस्तुत कर सके। अक्सर अनुष्ठानों के माध्यम से बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बातें भी हमारे स्व प्रस्तुतिकरण का संचारीय माध्यम हो सकती हैं। गॉफमैन ने इस संबंध में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सक के व्यवहार की व्याख्या की है। हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से प्रायः वही अपेक्षा करते हैं जो कि हमें चित्रपटों पर देखी है, जिसके अंतर्गत अत्यधिक तनावपूर्ण, गंभीर और चिंता का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। गॉफमैन ने कहा है कि शल्य चिकित्सा के कक्ष में चिकित्सक अक्सर छोटे मोटे हास परिहास और इधर उधर की बातचीत करते हैं जिसका उनके काम से कोई संबंध नहीं होता है। इरविन गॉफमैन ने इस तरह का व्यवहार चिकित्सक यह दर्शाने के लिए करता है कि संपूर्ण स्थिति उसके नियंत्रण में है और वह अपने कार्य को विश्वास और सहजता के साथ करने की क्षमता भी रखता है। इस घटना को गॉफमैन ने भूमिका दूरी कहा है। इसका मतलब कि जो हम भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है और नियंत्रण में है। उसको ये विश्वास होता है कि हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं और सहजता से भी कर सकते हैं। फिर भी हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए जो हम अपनी भूमिका से कट लेते हैं या अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यही हमारा क्या है, भूमिका दूरी है। अब समझ में आ गई होगी आपको। इरविन गॉफमैन की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, कंटेंट है भूमिका दूरी। अब इनकी बुक्स देखते हैं। इनकी बुक्स क्या है, कम्युनिकेशन कंडक्ट इन द आइलैंड कम्युनिटी 1953 में उन्होंने लिखी है। उसके बाद में ऑन फेस वर्क 1955 में लिखी है। उसके बाद अगली बुक है द नेचर ऑफ डिफरेंस एंड डेमनॉर द नेचर ऑफ डिफरेंस एंड डेमनॉर 1956 में लिखी है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये 1959 में है। ये बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आप इस बुक को आप याद कर लीजिएगा और इसका सन भी आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकें। और ये बुक
इरविन गॉफमैन की ही है। और अब आपने देखा कि इरविन गॉफमैन ने ये जो पूरा जो प्रकरण इरविन गॉफमैन ने दिया है, ये इसी बुक में उन्होंने दिया है। क्या है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में उन्होंने दिया है। फिर अगली बुक है एजाइलम, 1961 में उन्होंने दिया है। एनकाउंटर्स 1961 में है। 1961 में एजाइलम, 1961 में एनकाउंटर, 1961 में है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में उन्होंने लिखा है। अगला है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, 1963 में उन्होंने दिया है। अगली बुक है रिलेशंस इन पब्लिक, 1971 में है। स्टिग्मा 1963, लेबलिंग सिद्धांत का यूज़ किया है इसमें उन्होंने। लेबलिंग सिद्धांत आप जानते हैं कि अपराध शास्त्र के बहुत बड़े अपराध शास्त्री हार्वर्ड बेकर है, उन्होंने लेबलिंग सिद्धांत दिया। लेबलिंग सिद्धांत में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति कभी भी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कानून के द्वारा लेबल लगा दिया जाता है, और हमेशा कभी भी आसपास चोरी होने के बाद में पुलिस उसी को बुलाती है, क्योंकि उसके ऊपर लेबल लग चुका है, इसलिए वो लेबलिंग का सिद्धांत कहा जाता है। लेबलिंग मतलब उसके ऊपर लेबल लग गया है कि ये चोर है, तो इस तरह से वो लेबलिंग का सिद्धांत इसी अंतर्गत आता है। लेबलिंग के सिद्धांत में हार्वर्ड बेकर ने यही बताया है कि अगर एक व्यक्ति पर कभी भी चोरी करते हुए या भी किसी के कार्य को करते हुए, गलत काम को, समाज के विरुद्ध काम करते हुए, कानून के विरुद्ध काम करते हुए पकड़ा जाए, उस पर लेबल लग जाता है। ये लेबलिंग का सिद्धांत ही एक ऐसा है जिसके द्वारा हार्वर्ड बेकर वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। इसी को इरविन गॉफमैन ने स्टिग्मा कहा है। स्टिग्मा मतलब धब्बा, उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। किसके ऊपर? किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वो गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर एक स्टिग्मा या लेबलिंग लग जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेबलिंग सिद्धांत अपराध शास्त्र में हार्वर्ड बेकर ने दिया था, उसी का प्रयोग करते हुए इरविन गॉफमैन ने स्टिग्मा पर 1963 पर कार्य किया है। अब है अगली बुक है इंस्ट्रक्शन रिचुअल्स 1967 में, और अगली बुक है इसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन 1969 में है। अब आप देखें कि आपका नेक्स्ट बुक क्या है, फ्रेम एनालिसिस 1970, सॉरी एक बुक छूट गई है, इसको अगला इंस्ट्रक्शन रिचुअल 1967 में उन्होंने लिखी, फिर फ्रेम एनालिसिस 1974 में लिखी है। फिर अगली बुक है क्या, जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 में, फिर फॉर्म्स एंड टॉक्स 1981 में, फॉर्म एंड टॉक्स। अब आप फिर से इस बुक को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, ये बुक आराम से याद हो जाएगी आपको। बहुत कठिन बुक्स नहीं है, आप याद करने में आपको आसानी भी होगी। बहुत ऐसे कंटेंट हैं इरविन गॉफमैन की, नंबर 1 भूमिका दूरी, नंबर 2 स्टिग्मा, फिर एजाइलम है, एनकाउंटर्स है, और इसी तरह से फ्रेम एनालिसिस है। इस तरह के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं इरविन गॉफमैन की, जिसको आपको याद करना आसान भी हो जाएगा। कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं, उनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। आइए देखते हैं फिर से ये बुक्स, कम्युनिकेशन कंडक्ट एंड आइलैंड कम्युनिटी 1953 में, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। अगली बुक है ऑन फेस वर्क 1955, द नेचर ऑफ डिफरेंस एंड डेमनॉर 1956 में, एजाइलम 1961 में, एनकाउंटर 1961 में, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1963, रिलेशंस इन पब्लिक 1971, स्टिग्मा 1963। स्टिग्मा पर उन्होंने काम किया है, इस आधार पर उन्होंने लेबलिंग सिद्धांत, हार्वर्ड बेकर के लेबलिंग सिद्धांत से उन्होंने स्टिग्मा का प्रयोग किया है। इंस्ट्रक्शंस रिचुअल्स 1967 में, और स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रक्शन 1969 में है, रिलेशन इन पब्लिक। अगला है फ्रेम एनालिसिस 1974 में, जेंडर इन एडवर्टाइजमेंट 1976 में, फ्रेम ऑफ टॉक्स 1986 में। आपने ये पूरा देखा इरविन गॉफमैन ने क्या क्या दिया है। गॉफमैन का सामाजिक व्यवहार क्या कहता है, सामाजिक दूरी का सिद्धांत आपने दिया, भूमिका दूरी का, पारस्परिक क्रियावादी गॉफमैन की ये अवधारणा थी, पारस्परिक क्रियावाद संबंधी अवधारणा थी इरविन गॉफमैन की। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1958
1959 में उन्होंने लिखी है। इसी के आधार पर उन्होंने अपना समाजशास्त्री सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। इस तरह से आपने इरविन गॉफमैन को देखा। अब चलिए फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए इरविन गॉफमैन ने क्या क्या किया है। इरविन गॉफमैन को आप जानते हैं, वो कनाडा से थे, शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे इरविन गॉफमैन, क्योंकि इसलिए वो जुड़े हुए थे क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनके जो टीचर्स थे वो ब्लूमर थे, और ब्लूमर के जो टीचर थे वो मीड थे। तो इस तरह से वो मीड और ब्लूमर शिकागो विश्वविद्यालय के थिंकर्स हैं, इसलिए ये भी शिकागो विश्वविद्यालय के थे। इसके साथ में एडवर्ड हैं, सॉल्स और वेनफील्ड भी हैं। आपने देखा इरविन गॉफमैन का, आपने विचार देखा। वो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि इरविन गॉफमैन किस परिप्रेक्ष्य से थे, तो आप ये लिखेंगे इरविन गॉफमैन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी थे। उनकी कौन सी बुक थी या कौन सा कॉन्सेप्ट था? नंबर 1 नाट्यकला था। नाट्यकला में फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑफ स्टेज उन्होंने बताया है, और नाट्यकला भी बताया है। उसके बाद स्टिग्मा उन्होंने बताया है। अगला है नाटककारिता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। 3-4 पॉइंट दिए उन्होंने नाटककारिता पर, जिसको आप देख लीजिएगा फिर से। अगला देखिएगा गॉफमैन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति को जो अपनी अंतःक्रिया करता है, उसी अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने स्व को अगले के सामने प्रेजेंट करता है। वो प्रेजेंटेशन के आधार पर अंतःक्रिया होती है, और संचार के माध्यम से ही वो अपने आप को अगले के सामने प्रेजेंट करता है। फ्रंट स्टेज में वो अपना व्यवहार किसके माध्यम से करता है? प्रेजेंट टेंस संचार के माध्यम से करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है चिकित्सालय का। उन्होंने कहा है कि सभी डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा करते समय कुछ मतलब चिकित्सा करते समय उन्हें कॉन्फिडेंस होता है या विश्वास होता है, उनका जो कार्य है उस पर पूरा कंट्रोल होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। इस आधार पर वो थोड़ी समय के लिए अपनी भूमिका दूरी बना लेते हैं और एक दूसरे से बातचीत, हंसी मजाक भी करते हैं। यही जो प्रक्रिया है, इसी को भूमिका दूरी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणा दी है, उन्होंने राल्फ लिंटन ने दिया है, और उसी में आपको भूमिका से संबंधित कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेगा। इसलिए भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इरविन गॉफमैन ने दिया है। और किस तरह से दिया है आप समझ गए होंगे। गॉफमैन के सामाजिक व्यवहार का जो सिद्धांत है, उन्होंने दिया है कि शल्य चिकित्सा करते समय किस तरह से उनको अपने कार्य पर नियंत्रण और विश्वास होता है। इस आधार पर वो थोड़े समय के लिए आपस में गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि उन लोगों को अपने कार्य पर विश्वास और नियंत्रण होता है। कंट्रोल और सेल्फ के आधार पर, मतलब वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। थोड़े समय के लिए वो एक उस भूमिका से दूरी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन करने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पर सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। फिर एक सीनियर डॉक्टर से सब हाल चाल पूछते हैं, सर आप कैसे हैं, चलो ठीक है। फिर आपस में जो जूनियर होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अरे यार तुम कैसे हो, कल तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, क्या हुआ, ठीक हो गए। अगले से पूछते हैं, अरे तुम्हारी शादी कंफर्म हुई कि नहीं, तुम्हारा कब मैरिज कब है तुम्हारी, बताओ। तो इस तरह की जो आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो ये जो होता है, ये क्या करते हैं, वो थोड़े समय के लिए अपने कार्य से भूमिका दूरी बना लेते हैं। इसी को इरविन गॉफमैन ने भूमिका दूरी कहा है। अब आप समझ गए होंगे। फिर इनकी बुक्स कुछ दी हुई हैं, मेंशन मैंने कर दी है, जो आप याद कर लीजिएगा। आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना प्यार मिला, इस वजह से मैं आपके प्यार की वजह से मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। मोटिवेशन में मेरे और इच्छा होती है कि आप लोगों को और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आप लोग मेरे कंटेंट से फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। और आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।